नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से आपके लिए किया जा रहा है और इस स्तर पर किया जा रहा है कि आपको किसी प्रकार की इतनी सी भी दिक्कत आपको ना रहे और कुछ बहुत ही तगड़ी चीज़ें आपके लिए अब होने जा रही हैं। तो जो भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जो-जो बच्चे आए हैं, उन सभी का स्वागत आप सभी का किया जा रहा है। तो चलिए क्लास को विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को आपके लिए बेहतर करते हैं। तो जो-जो बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, तो वो बता देंगे कि कौन-कौन क्लास के अंदर आ चुका है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की क्लास आपको देखने को मिल रही है। क्लास के अंदर आ चुके हैं अमन ठाकुर बनारस, कह रहे हैं पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। वी आर स्टार्टिंग द क्लास। राम-राम भाई साहब। जो बच्चे आ चुके हैं, तगड़े तरीके से हम देखते हैं। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैं पहले ही बता दूं, इस सीरीज का नाम आप सभी जानते हैं कि दिस इज विजय भव सीरीज। सीरीज का नाम है विजय भव सीरीज। आज इसको समय से आधा घंटे पहले शुरू किया गया है। यह रेगुलर 9 बजे होती थी, आज इसको 8:30 बजे ही स्टार्ट कर दिया गया है। सीरीज का नाम मैं बता चुका हूँ, सीरीज का नाम है विजय भव सीरीज। सीरीज का नाम है विजय भव सीरीज। विजयी भव सीरीज यह आपकी चल रही है, विजयी भव। और सीरीज का नाम विजयी भव सीरीज जो रखा गया है, उसके पीछे का कारण आप सभी जानते हैं। विजयी भव सीरीज का नाम रखे जाने का कारण क्या है? सर 30 क्लासेस के अंदर कंप्लीट जीएस हमें करनी है। 30 क्लासेस होनी है। 30 क्लास के अंदर, 30 क्लास के अंदर कंप्लीट जीएस आपकी होनी है। कंप्लीट जीएस आपकी होनी है। और इसके अंदर हम पॉलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। हिस्ट्री के 2 हिस्से कंप्लीट हो गए हैं, यानी एंशिएंट भी आपकी कंप्लीट हो गई, मिडाइवल भी आपकी कंप्लीट हो गई। और अब जो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले वो मॉडर्न की कर रहे हैं। एक वीडियो मॉडर्न की पहले ही आ चुकी है, आज मॉडर्न की वीडियो नंबर 2 है। आज क्या है? मॉडर्न की वीडियो नंबर 2। ठीक है, मॉडर्न की क्या है? वीडियो 1 आपकी हो चुकी है और वीडियो 1 हो चुकी है। आज हम वीडियो 2 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वीडियो नंबर 2 आपकी आ रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। आगे हम बात करते हैं, चीजों को देखते हैं कि सर ये विजयी भव सीरीज जो है आपकी, ये किस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है? सर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जरूरी है, लेखपाल के लिए जरूरी है, होमगार्ड के लिए जरूरी है। लेखपाल एंड होमगार्ड, इन सब के लिए ये जरूरी आपको देखने को मिल सकती है। अब जो हम चर्चा करेंगे वो इन सभी मामलों पर चर्चा करने वाले हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो जो भी बच्चे हैं, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करके बता देंगे कौन कौन क्लास में आ चुका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस क्लास के अंदर आना कितना जरूरी हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास को। फटाफट बताइए, आर यू रेडी फॉर द क्लास? सर यूपीजी के रोक दिए। अरे यूपीजी की दोबारा स्टार्ट होगी भाई, एक नए अंदाज में। उसको कुछ समय के लिए उसके ऊपर कुछ मतलब ब्रेकेज डाले गया था, जिस ब्रेकेज की वजह से उसको वहां पर रोका गया। अब उसको हम आगे स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। विजय भव सीरीज की हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? विवेक यादव की राम राम स्वीकार की जाती है। धर्म सिंह, नेहा सक्सेना, पूजा यादव और इसके अलावा नितिन चौधरी। ठीक है, अनुपम अभी आए नहीं है और भी बच्चे आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं जी भाई। और भी क्लास के अंदर हैं आपके अनंत चौधरी हैं, अमन ठाकुर हैं बनारस। ठीक है भाई, अनूप ओझा हैं, मनीष हैं और भी तगड़े तगड़े बालक क्लास के अंदर आ चुके हैं। लीजिए जी, स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ धमाकेदार सवाल आपके होने जा रहे हैं और ये वो सवाल होंगे मीटर खींच के, कि वो सवाल जो आपके अब से पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, झांसी से राम राम, राम राम मेरे भाई। तो बताते हैं हम, सवाल आपके सामने है कि इलाहाबाद की संधि 1765 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलाहाबाद की जो ट्रीटी होती है आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर है ये। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बाद आपको यह संधि आपको देखने को मिली है, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक बात है? ठीक है सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद अगर हम बात करते हैं, इलाहाबाद की संधि देखने को मिलती है जो 2 खंडों में हुई है। एक 12 अगस्त को हुई है और एक आपकी 16 अगस्त को हुई है। तो 12 अगस्त को जो संधि हुई है वो ब्रिटिश और मुगलों के बीच में हुई थी। ये हुई थी ब्रिटिश एंड मुगल्स के बीच में, ब्रिटिश एंड मुगल्स के बीच में ये संधि आपको देखने को मिली थी। दूसरी संधि 16 अगस्त को आपको हुई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? सर ये ब्रिटिश एंड अवध के बीच में देखने को मिलती है। ब्रिटिश एंड अवध के बीच में आपकी संधि आपको देखने को मिली है। अब इन्हीं दोनों के बीच में एक तगड़ी तरीके की बात अगर हम करें, रॉबर्ट क्लाइव कंक्लूडेड द ट्रीटी विद शाह आलम टू एंड शाह, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला के साथ संधि करी थी। परफेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ही स्टेटमेंट सही है।
अगर हम बात करते हैं अंग्रेजों को बंगाल के दीवानी अधिकार केवल शाह शुजा से प्राप्त हुए, गलत बात है। जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो शाह शुजा से नहीं, यह प्राप्त होते हैं शाह आलम टू से। यह शाह आलम टू से प्राप्त हुए थे। शाह आलम टू जो मुगल बादशाह है, वहां से ही इसको अपने जो राइट्स हैं वो मिले थे। नेक्स्ट है कि भाई शाह आलम द्वितीय को फ्रांसीसियों के द्वारा इलाहाबाद और कोरा का जिले दिए जाते हैं। शाह आलम टू को फ्रांसीसियों के द्वारा, फ्रांस तो इसमें था ही नहीं, इसके परिणाम स्वरूप अवध का तत्काल विलय हो गया, बंगाल का विलय हो गया था, बंगाल का एनेक्सेशन हो गया था, वो भी कहां सर, वह ब्रिटिशर्स के साथ। पहला स्टेटमेंट इसका सही है, केवल पहला ही स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है देवशीन भाई, लीजिए अगला सवाल ये रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश कमांडर कौन था? मतलब अगर हम बात करते हैं यूपीएसआई के अंदर 2016 में मृतक आश्रित एक भर्ती हुई थी, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था, उसी सवाल का आप जवाब मुझे बताएंगे कि झांसी में विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश कमांडर का नाम क्या है? सर कॉलिन कैंपबेल है, हेनरी लॉरेंस है, ह्यू ग्रॉस है, या जेम्स आउटरम है? देखो आपको देखने को मिलता है जीटीबी नगर के पास एक जगह ऑट्रम लेन्स, तो वो ऑट्रम इसी जेम्स ऑट्रम के नाम पे है। तो ऑब्वियस ही बात हुई, जेम्स ऑट्रम तो कहां पे रहेगा? सर जेम्स ऑट्रम आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली बेस्ड। तो अब अगर हम बात करते हैं ये विद्रोह जो दबाया गया है वो किसके द्वारा दबाया गया है, उनका नाम थोड़ा सा आप बताइए। सर करेक्ट नाम जो हेनरी लॉरेंस है, हेनरी लॉरेंस को लखनऊ में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी हत्या कहां की गई थी? इनकी हत्या होती है लखनऊ में, इनकी हत्या कहां होती है? एट द रेट लखनऊ। तो लखनऊ में इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है, लखनऊ में इनकी हत्या हो जाती है। लेकिन करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, हत्या होने से पहले ही इनका ठीक ठाक दबदबा रहा है, हत्या होने से पहले इनका ठीक ठाक दबदबा रहा है, और करेक्ट लेवल पर आप याद रखेंगे शुरुआती तौर पर आपके यही रहे हैं। ठीक है चलो आगे हम बात करते हैं। रेडी? नहीं देखो बात को समझो, हेनरी लॉरेंस ने यहां पे बैटल को लड़ा, लेकिन विद्रोह को दबाने की बात करते हैं ह्यू ग्रॉस, ह्यू ग्रॉस रहा है, जनरल ह्यू ग्रॉस रहेंगे, सी होगा आंसर। हाँ ठीक है चलिए, माहौल पूरा वेवी है, इसमें समझिए किस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की थी? मतलब आपसे पूछा जाता है प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी, ये सवाल पॉलिटी का है, ये सवाल तो पॉलिटी का है, बट कई बार इसको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भी इसको एड ऑन किया जाता है इंपोर्टेंट एक्ट्स के बारे में। दबदबा बना रहेगा, बिल्कुल दबदबा बना रहेगा, दबदबे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है फटाफट बताइए। ठीक है आगे हम बात करते हैं, चलिए किस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत करी थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। डायरकी स्टार्ट की जाती है, और वो भी किस लेवल पर? डुअल लेवल पर डायरकी स्टार्ट की जाती है प्रांतीय स्तर पर। सर 1919 अधिनियम के अंतर्गत यह शुरू की जाती है। 1919 के अंदर जब ये स्टार्ट की जाती है तो कई बार पॉइंटर्स आपके पूछे जा सकते हैं, ये किसके कहने पर शुरू हुई थी? सर लियोनल कोर्टेस के कहने पर यह स्टार्ट होती है, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ लियोनल कोर्टेस, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ लियोनल कोर्टेस, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ लियोनल कोर्टिस, लियोनेल कोर्टिस के कहने पर यह स्टार्ट होती है, कि लियोनेल कोर्टिस है वही बताते हैं, और यह चैम्सफोर्ड के द्वारा शुरू की गई थी, जो उस समय वायसरॉय आपको देखने को मिले हैं। ठीक है याद रखना थोड़ा इनके बारे में, बी आंसर होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत ये बातें की गई हैं। अगला सवाल ये रहा, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? यूपीएसआई 2021। सर एस एन सेन ने लिखी है 1857 किताब लिखी है, आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी जाती है। द रेवोल्यूशन 1857 लिखी जाती है, 1857 सिपाही म्यूटिनी इन्होंने लिखी है, 1857 सिपाही म्यूटिनी इनके द्वारा यह लिखी गई है, म्यूटिनी इनके द्वारा लिखी गई है। वीडी सावरकर के द्वारा यह चीज लिखी जाती है जिसको कहा जाता है द इंडिया वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857। इसी में इन्होंने कहा था वीडी सावरकर जी ने कि दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। तो वीडी सावरकर इसी किताब के अंदर कहते हैं, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में कहते हैं कि 1857 रेवोल्यूशन, 1857 रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिला है, इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिला है। अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में मद्रास में आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मद्रास के अंतर्गत इसको किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया था? फटाफट बताओ। आज छात्रों की संख्या थोड़ी कम नजर आ रही है, इसके पीछे का कारण है कि आज क्लास का जो समय है वो थोड़ा अलग है। राम राम भाई साहब, राम राम। डिफेंस लवर भाई, डिफेंस लवर ब्रो, नमस्ते भाई। ठीक है चलिए, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, धर्म सिंह क्लास के अंदर आ चुके हैं, और ये एक अन्य महिला से पूछ रहे हैं कि आपका हाथ कैसा है। अलग ही लेवल के आदमी है धर्म जी।
ठीक है, चलिए चलो अगर हम बात करते हैं इन्हीं सवालों के बारे में ही चर्चा करते हैं। सवाल आपके सामने बढ़िया वाला है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में मद्रास में आंदोलन, देखो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है 1905 में, आंदोलन की स्टार्टिंग होती है 1905 में। पूछा यही जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन आपका किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। सर क्या लाला लाजपत राय है, क्या सैयद हैदर रजा है, क्या चिदम्बरम पिल्लई है, अजीत सिंह है। अजीत सिंह आपको देखने को मिलते हैं, ये पंजाब के रहने वाले हैं और ये हैं भगत सिंह के चाचा, ये फ्रांस में रहते थे। ये भगत सिंह जी के चाचा हैं, भगत सिंह जी के चाचा हैं, भगत सिंह जी के चाचा आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये रहते कहां थे सर, ही यूज्ड टू लिव इन फ्रांस। अजीत सिंह कहां रहते थे, फ्रांस में रहा करते थे, फ्रांस में रहते थे। चिदम्बरम पिल्लई करेक्ट आंसर होगा। सैयद हैदर रजा दिल्ली से थे, सैयद हैदर रजा दिल्ली से थे और दिल्ली में ही स्वदेशी आंदोलन को बढ़ा रहे थे। लाला लाजपत राय पंजाब से थे और पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ा रहे थे। इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने शुरू किया था कलकत्ता के टाउन हॉल नाम की जगह से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी ठगी प्रथा के दमन से जुड़ा हुआ है। तो जो ठगी प्रथा का अंत करते हैं वो कौन करते हैं, ठगी प्रथा का अंत कौन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं एलन बोरो जो आपको देखने को मिलते हैं, एलन बोरो जो देखने को मिलते हैं, उनके द्वारा अंत किया जाता है दास प्रथा का। तो मैं बताता हूं यहां एलन बोर, ठीक है, तो एलन बॉर्ग के द्वारा क्या किया जाता है, दास प्रथा का अंत इन्होंने किया था। दास प्रथा का अंत इन्होंने किया था और ये किया था इन्होंने 1843 के अंदर एलन बॉर्ग के द्वारा किया गया था दास प्रथा का अंत। इसी प्रकार से ठगी प्रथा के अंत के लिए कौन जाना जाता है। ठीक है, चलिए भैया विनय गुजर फटाफट मुझे बताएंगे ये कौन जाना जाता है यहां पर जिसके द्वारा यह अंत किया जाएगा। विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले इनके बारे में मुझे बताएंगे क्या आंसर इसके अंतर्गत होना चाहिए, क्या आंसर इसके अंतर्गत होना चाहिए, फटाफट बताइए फटाफट से। पहले शुरुआत किसके द्वारा की गई है और उसके आगे आप बताएंगे कि इसके लिए एक्ट कब आया है। सर इसके लिए जो एक्ट आता है, एक्ट आता है 1835 में। ठीक है कमल भाई प्रणाम। एक्ट कब आता है, एक्ट आपको देखने को मिलता है 1835 में एक्ट आया है। जो एक्ट किसके द्वारा आता है, भाई विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये एक्ट लेकर आते हैं, विलियम बेंटिक यह एक्ट लेकर आते हैं, विलियम बेंटिक एक एक्ट लेकर आते हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर क्या है बच्चे, ये 1835 में आपको देखने को मिला है, विलियम बेंटिक का ही है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि सर अगर हम बात करते हैं ठगी प्रथा के दमन की स्टार्टिंग, ये कैप्टन स्लीमन के द्वारा की गई है 1830 से, स्लीमन के द्वारा की गई है 1830 से। इसके लिए एक्ट जो आता है वो 1835 में आता है, विलियम बेंटिक के द्वारा एक्ट आया है। सर जी आपको प्रणाम, नमस्ते नमस्ते भाई धीरज। आगे हम बात करते हैं हॉर्डिंग के द्वारा क्या किया जाता है, बलि प्रथा पर रोक इनके द्वारा लगाई जाती है, बलि प्रथा पर रोक इनके द्वारा लगेगी, बलि प्रथा पर रोक इन्होंने लगाई है। ठीक है, बेड सिस्टम नरबली दी जाती थी उनके लिए रोकते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा 1809 की, मैटकॉफ ने 1809 की अमृतसर संधि में भाग लिया था। अमृतसर संधि के अंदर इनके द्वारा ही भाग लिया गया है जो कि रंजीत सिंह जी के साथ हुई थी पंजाब के लिए। अगला सवाल है राजा राममोहन रॉय के विचारों को प्रचारित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राजा राममोहन रॉय के विचारों को प्रचारित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। और कमाल की बात यह आती है तत्वबोधिनी के बारे में कि कई बार इसकी ईयर भी आपसे पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछा जाएगा कि इसकी ईयर कौन सी थी, किस वर्ष में इसको शुरू किया गया था तत्वबोधिनी सभा को। ठीक है फटाफट मुझे बताओ करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है चलो दो वर्ष आपको याद रखने, एक 1839 और एक है 1859, एक 1839 एक 1859, दोनों ही जरूरी है, 1839 और 1859। देखो 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इस चीज को शुरू किया गया तत्वबोधिनी सभा को। ये राजा राममोहन रॉय के थॉट्स के ऊपर काम करता था, लेकिन बाद में क्या होता है इसका विलय कर दिया जाता ब्रह्म समाज में। तो आप याद रखना 1859 में इट वाज मर्ज टू, 1859 में क्या किया गया था, तत्वबोधिनी सभा, जो तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, बोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा को मर्ज कर दिया गया था। मर्ज किस में कर दिया गया था, मर्ज टू ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है, ब्रह्मो समाज के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। करेक्ट आंसर वुड बी देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन ए लिबरल पार्टी टिकट। लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मतलब आपको देखने को मिलता हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये दो हाउसेज आपको देखने को मिले हैं।
तो हाउस ऑफ कॉमन्स के संबंध में पूछा जा रहा है, इसके लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय आपके कौन हो जाएंगे। कमाल की बात आपको मैं ये बताता हूं, ये लिबरल पार्टी के टिकट पे जीते हैं। बात मैं आपको बताता हूं, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, अगर मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट का जिक्र करता हूं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का जिक्र आपसे करता हूं, तो इसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहले किंग। किंग के अलावा जो हाउसेस होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हो जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो छोटा हाउस कहलाता है। अब इसके अंदर शामिल होने वाले जो व्यक्ति बने हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए कौन यहां पर थे जो इसके अंदर शामिल होने वाले व्यक्ति आपके बने हैं। बिना परेशानी के आप बताएंगे कौन यहां पर शामिल हुए हैं जो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिले हैं। फटाफट बताओ, कब चुने गए हैं ये भी बताइए। सर, चुने कौन गए हैं वो तो बता सकते हैं, कब चुने गए हैं ये नहीं पता। बहुत बढ़िया। दादा भाई नरोजी चुने जाते हैं। कौन? दादा भाई नरोजी चुने जाते हैं और 1892 में चुने जाते हैं। 1892 में यह चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1892 में चुने गए थे। इस बारे में स्पष्ट तौर पर याद रखना। इनको क्या कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं को हम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है। इस बारे में थोड़ा सा यार याद रखना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। फिरोज शाह मेहता ये शामिल थे कांग्रेस के अंतर्गत, बट बहुत ज्यादा फेमस नहीं रहे। व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, जो 1885 का बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था, बॉम्बे के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था, वहां आपको ये देखने को मिल जाएंगे। बदरुद्दीन तैयब आगे के सेशंस में हेड देखने को मिले हैं। अगला सवाल, जो प्लान बॉल्कन आपको देखने को मिलता है, हु वाज द मेन ब्रेन बिहाइंड द प्रपोजल ऑफ इंडियन पार्टीशन। प्लान बॉल्कन जो आपको देखने को मिल जाएगा, यह किसके पीछे का था? प्लेन बॉल्कन क्या था सबसे पहले समझना। सो प्लेन बॉल्कन ये था कि भारत का विभाजन करके इनको पावर का ट्रांसफर किया जाए। पावर का ट्रांसफर डायरेक्टली ना करके आपका पावर का ट्रांसफर अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए। तो प्लेन बॉल्कन के बारे में पूछा जा रहा है कि प्लेन बॉल्कन जो है वो किसके द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। करेक्ट आंसर होता है प्लेन बॉल्कन का, कि सर इसके पीछे माउंट बेटन की खोपड़ी थी। किसकी? माउंट बेटन का दिमाग था प्लेन बॉल्कन के पीछे। ये 3 जून प्लान भी लेकर आता है, 3 जून प्लान भी आपका लेकर आता है 1947 में, जो पार्टीशन के बारे में चर्चा करेगा। जो प्लेन बॉल्कन प्लान है वो माउंट बेटन प्लान से मेल खाता है। कमाल की बात ये है। वेवल वेवल का तो प्लान ये था ही नहीं। वेवल का प्लान तो आता है आपका 14 जून 1947 में, 1945 में। वो किस लिए आया था? वो इसलिए आया था ताकि भारत जापान को ज्वाइन ना कर ले वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है माउंट बेटन का, तो ये आ गया। एक और प्लान आपको देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं डिकी बोर्ड प्लान। तो डिकी बोर्ड प्लान जो आपको देखने को मिलता है ये किससे रिलेट करेगा? सर जो डिकी बर्ड प्लान है आपका, डिकी बर्ड प्लान, ये किससे रिलेट करेगा? डिकी बर्ड प्लान ये है क्या? सर देसी रियासतों से रिलेट करता था, देसी रियासतों से रिलेट करता था, देसी रियासतों से रिलेट करता था। और कमाल की बात यह है कि ये वो प्लान था, डिकी बर्ड प्लान, कि देसी रियासत चाहे भारत जाए, चाहे पाकिस्तान जाए, चाहे स्वतंत्र रहें, उनकी पूरी खुल के मर्जी है उनकी। तो भाई डिकी बर्ड प्लान मई में आता है, मई में आता है 1947 में, और इसको भी कौन लेके आया था? माउंट बेटन ही लेके आया था। एटली ब्रिटेन का पीएम है जो उस समय आपको देखने को मिलता है। ही वाज द ब्रिटेन पीएम जो आपको वहां देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, 10वां सवाल। जो दीपावली डिक्लेरेशन है जो इरविन के द्वारा की जाती है वो किससे रिलेट करती है? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016। दीपावली डिक्लेरेशन क्या है? मैं ये कह दूं इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको पहली बार सुन रहे हैं? दीपावली डिक्लेरेशन जो पहली बार सुन रहे हैं, मुझे बता दीजिए। सर ठीक है, चलिए। बीएनएस की क्लास कब आएंगी? भाई जल्दी आएंगे, ठीक है। जल्दी बीएनएसएस की किताब क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाता है दीपावली डिक्लेरेशन आपकी किस लिए की गई थी, क्या यह इसलिए की गई थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का दमन किया जा सके? इसके लिए ऑपरेशन जीरो पावर था। ये था ऑपरेशन जीरो पावर, ऑपरेशन जीरो पावर। ये ऑपरेशन जीरो पावर 1942 में वैसे देखने को मिला है, ऑपरेशन जीरो पावर जेडो। कम्युनल इलेक्शंस के लिए वो मिंटो एक्ट था, भारत को स्वतंत्रता देने के लिए, भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस के लिए। किस लिए आया है बताइए? क्या चीज आपको यहां देखने को मिलती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे और थोड़ा सा इसमें बताएंगे। फटाफट बताइए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
देखो एक बात बताता हूँ, मान के चलो कि आप घर में 3 भाई बहन हो और 3 भाई बहनों में आप में झगड़ा हो जाए और आप झगड़े में पापा से कहने लगो कि पापा पापा हमें तो केक चाहिए। तो पापा आपके जो है केक लाने की बजाय, क्योंकि पता है कि केक लाएंगे खामों का खर्चा बढ़ेगा, तो आपके पापा केक की जगह आपको टॉफी देके जो बहका देते हैं। कुछ इसी प्रकार से ये अधिनियम भी आपको देखने को मिला था। और ये कैसे हुआ सर? कई बार क्या होता है, देखो खानी तो टॉफी भी नहीं चाहिए, आप ये समझिएगा, क्योंकि उसमें शुगर होता है तो वो आपको नहीं खाना चाहिए। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं केक की जगह जो टॉफी खाई जा रही है वो देखने को मिलती है डोमिनेट स्टेटस फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि 1929 में आपको पता है लाहौर सेशन भी हुआ था। लाहौर सेशन भी हुआ था, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके अंदर नेहरू ने क्या कहा था? इसके अंदर नेहरू ने कहा था, कौन सा नेहरू है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड यहां की गई थी, पूर्ण स्वराज यहां मांगा गया था। तो इसी वजह से याद रखना, दीपावली घोषणा में क्या कहा गया था फिर कि भाई हम आपको डोमिनेट स्टेटस देने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि हम आपको डोमिनेट स्टेटस दे दें। बाकी सांप्रदायिक पंचायत मिंटो एक्ट में आता है, भारत को स्वतंत्रता देना इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, ये बहुत बाद में आया है। आगे बढ़िए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? लगातार 5 सेशन के अंदर अध्यक्ष रहे हैं, ये कौन रहे हैं ये बताइए। जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आपसे एक बहुत ही विनम्र निवेदन आप मान लीजिए या विनम्र जानकारी मान लीजिए कि आप सभी क्लास के अंदर, मेरे ख्याल से तो आप सभी आप दरोगा हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से तो आप सभी दरोगा ही हैं। कुछ और है तो आप बता दीजिए। अगर आप दरोगा की ही ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा-सा अपना मत, ठीक है? कि हाँ सर, हम स्पष्ट तौर पर दरोगा हैं, छोटे-मोटे दरोगा का नहीं, भौकाल दरोगा है। ठीक है? चलो, तो एक बार बता दीजिए कि अगर आप सभी दरोगा हैं तो आपके लिए मैं एक विशेष काम करने जा रहा हूं, सिर्फ दरोगाओं के लिए और सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के छात्रों के लिए, केवल 2 ही लोगों के लिए। ठीक है? चलिए, आगे हम बात करते हैं। जी सर, बोलिए क्या काम है? ऐसा कहना है अनिक्स का। करेक्ट आंसर की बात करता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। जो लास्ट पर्सन है जो इस पद पर बैठते हैं वो जेबी कृपलानी है, 1948, अलग पर्सनलिटी है। नेहरू साहब नहीं रहे हैं, ना सरदार पटेल रहे। सरदार पटेल 1931 में रहे थे, ठीक है? वो कराची का सेशन था जब फंडामेंटल राइट की डिमांड की गई थी। इसी के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स मांगे थे, डीपीएसपी मांगे थे और यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी इलेक्शन राइट्स की भी डिमांड यहां पर की गई थी। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल है। जो बटलर कमेटी है 1927 में बनती है, ये किस लिए बनी थी? बटलर कमेटी जो बनती है, देखो बटलर आप जानते हैं, बटलर एक ब्रिटिश नेम है। तो बटलर कमेटी जो बनती है ये किस कारण से बनी है? रिलेशनशिप बिटवीन पैरामाउंट पावर एंड द प्रिंसली स्टेट्स, एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस एंड वर्किंग ऑफ डायरकी। तो बटलर कमेटी का जो कार्य है वो कहां आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। बिना परेशानी के आप बताएंगे बटलर कमेटी आपको क्यों देखने को मिली है। चलिए, जय बजरंग बली भाई साहब, जय बजरंग बली। तो बटलर कमेटी के बारे में बता दीजिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सिविल सर्विसेज की, बेटा ली कमीशन थी वो। अगर सिविल सर्विसेज की बात करोगे, सिविल सर्विसेज की तो उसके लिए आपको देखने को मिलती है ली कमेटी। उसके लिए ली कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी। जो ली कमेटी बनती है 1923 में, रिपोर्ट कब आती है 1924 में, सिविल सर्विस कमीशन कब बनता है 1926 में बनता है। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करता हूं, जो रिलेशनशिप थी पैरामाउंटी पावर और प्रिंसिपल स्टेट के बीच में, उसके लिए बटलर कमेटी आई थी। इसको ऐसे भी याद रखते हैं बटर कमेटी कि जो ब्रिटेन की जो सर्वोच्च सत्ता थी उसने भारत की देसी रियासतों पर मक्खन लगा दिया था कि देसी रियासत खुश हो जाए, वो वहां पे राणा ना करे। ये चीज वहां पर कर दी गई थी, तो उसके लिए भी आप याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले 1834 में आपको एक देखने को मिलता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 1854 में वुड्स एक्ट आपको देखने को मिलता है, वुड्स डिस्पैच एक्ट देखने को मिलता है। और 1882 के अंदर आपको देखने को मिलती है हंटर कमीशन, जो चेक करता है कि वुड एक्ट सही लगा है या वुड एक्ट सही नहीं लगा, क्या लकड़ी तगड़ी चली है या लकड़ी तगड़ी नहीं चली। इसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। ओके, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट, इसके लिए कोई खास कमेटी नहीं है। वर्किंग ऑफ डायरकी के लिए कोर्टिस कमेटी आपकी बनी थी, कोर्टिस कमेटी बनी थी। नेक्स्ट है, पूछा है वह एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन था जिसने भारत के भीतर और बाहरी क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। एकमात्र ऐसा राजकुमार कौन था, मतलब हु वाज द ओनली इंडियन प्रिंस हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विद और विद इन आउटसाइड इंडिया। अगर यहां लेडी पूछी जाएगी तो लेडी का नाम तो, चलो राजकुमार का नाम बताइए, कौन है वो?
जो आपको देखने को मिलते हैं, कौन ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जो मतलब भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी दोनों जगह से यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, चलो बिना किसी परेशानी के इनके बारे में आप बताइएगा। ठीक है, बगैर किसी परेशानी के। फटाफट। देखो अगर मैं इनकी बात करता हूं, 1979 में इनका डाक टिकट भी जारी किया गया था। 1979 में इनका डाक टिकट भी जारी किया गया था। 1979 में क्या हुआ था, डाक टिकट भी जिनका जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ है इनका, डाक टिकट इनका जारी हुआ है, बहुत बढ़िया। 1915 में इन्होंने अफगान के अंदर इन्होंने एक सरकार भी बनाई थी। अफगान में इन्होंने सरकार भी बनाई है, अफगान में सरकार बनाई थी भारत आजादी के लिए, और उसमें स्वयं को प्रेसिडेंट घोषित किया था। स्वयं को इन्होंने कहा था कि हम प्रेसिडेंट इसमें रहेंगे। इवन इन्होंने वर्ल्ड वॉर जब टू चल रहा था अपने इधर, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तो इन्होंने जर्मनी से, टर्की से हेल्प नहीं मांगी थी। वर्ल्ड वॉर टू के समय इन्होंने जर्मनी से और इनके द्वारा इटली से, जर्मनी और दूसरा देश टर्की से इन्होंने हेल्प मांगी थी। टर्की से हेल्प मांगी थी कि आप इंडिया में आके भी अटैक कर दो। तो ये कौन आपको देखने को मिलते हैं, अलग ही लेवल के हैं। इनको आर्यन पेशवा भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज आर्यन पेशवा। नाम है इनका महेंद्र प्रताप सिंह। इनको क्या कहा जाता है, आर्यन पेशवा भी इनको कहा जाता है। आर्यन पेशवा कहा जाता है, आर्यन पेशवा। इस बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, आर्यन पेशवा इनको कहा जाता है। करेक्ट आंसर वुड बी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, पूछा है 1939 में कांग्रेस मंत्रालय से इस्तीफे का वास्तविक कारण निम्नलिखित में से क्या था। देखो 1939 में 22 दिसंबर को, 1939 में 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को 1939 में कांग्रेस कलेक्टिव रिजाइन दे देती है। कांग्रेस रिजाइन कलेक्टिवली, कांग्रेस रिजाइंड कलेक्टिवली, रिजाइंड कलेक्टिवली, कलेक्टिवली, कलेक्टिवली कांग्रेस के द्वारा कलेक्टिवली रिजाइन दे दिया जाता है। कांग्रेस कलेक्टिवली रिजाइन दे देती है। और इसके वास्तविक कारणों की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो क्या वास्तविक कारण इसके रहे हैं। ठीक है, फटाफट बताओ क्या वास्तविक कारण इसके रहे हैं। देखो सर, मैं वास्तविक कारण की बात करता हूं, क्या प्रांतों में वित्तीय स्वायत्तता की कमी थी, ऐसा कुछ नहीं था। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वॉर टू विदाउट कंसेंट, कंसेंट के बगैर यहां जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो एक बड़ा कारण आपको देखने को मिला है। इसी वजह से इन्होंने यहां से हर जगह से रिजाइन दे दिया था। और इसी दिन को हम थैंक यू डे या फिर मुक्ति दिवस के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज हम सलाह करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया जाए जिसमें आप मैसेज नहीं कर पाओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया जाए, उसमें केवल वही लोग ज्वाइन हो। उसमें मतलब एक टेलीग्राम ग्रुप हम क्रिएट करें, टेलीग्राम ग्रुप। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सिर्फ यूपीएसआई के दरोगा शामिल हो जो आगामी है, मतलब दरोगा, फ्यूचर दरोगा शामिल हो, फ्यूचर दरोगा शामिल हो, प्लस यूपी पुलिस कांस्टेबल के लोग शामिल हो। और उस बैच, मतलब बैच तो नहीं है वो, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, उसमें आप सब शामिल हो जाए। तो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर खाली मैं वही इंफॉर्मेशन भेजूं जो आपसे रिलेटेड है, इधर उधर की फालतू बातें मैं आपको भेजूं ही ना। दूसरा, ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, मैं वो भी बता देता हूं। कल को जब आपका पेपर होगा, ठीक है, कल आपका पेपर होगा, कल एग्जाम आपका होगा, कल एग्जाम होगा, तो मैं चाहूंगा कि उस ग्रुप में से अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है, उस ग्रुप में से अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो हमें बताए कि सर मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूं। आप मुझे ना बताओ, कोई बात नहीं, आप किसी भी, देखो सिंपल सी बात है, यहां पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट होंगे, 100 में 100% सेलेक्ट होंगे ही होंगे। इसमें कोई ना तो दो रहा है ना कोई और बात, आप सेलेक्ट होके ही रहोगे। ठीक है, पहली बात तो ये रही। ठीक है, तो अगर आप सेलेक्ट होके ही रहोगे तो एक पॉइंट आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए कि मैं चाहूंगा कि कल जब अलग अलग जगह पर आप पहुंचे जाएं, ठीक है, तो आप बस ये बताएं कि हाँ जी हम उस ग्रुप का हिस्सा हैं, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म। ग्रुप अभी क्रिएट हो रहा है, थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाया। ठीक है, चलिए। जो टेलीग्राम नहीं चलाते, जैसे महिलाएं हैं टेलीग्राम नहीं चलाती, बहुत अच्छी बात है, आप चलाना भी मत। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप यही पढ़ लीजिए, ग्रुपबाजी में कुछ नहीं रखा, ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, आप ग्रुप बनाना अपनी फैमिली का विवाह उपरांत,
उसमें बताना, अपने पति को ऐड करना, अपने आप को ऐड करना, पूरी फैमिली को ऐड करना, और उनको बताया करना कि आज घर में ये चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं दरोगन हूं, इसलिए मैं पहले बताऊंगी। तो ये लेवल रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कोमागाटा मारू घटना 1914 आपको जो देखने को मिलती है, इस बारे में बताते हैं। अभी टेलीग्राम क्लास के एंड में बनाएंगे, तब तक सब रुकेंगे। ठीक है, चलिए। जीत राणा सर की क्लास लीजिए और काचे काटिए, कुछ नहीं रखा छोरिया में, ऐसा कहना है मेरे ही नाम से एक चैनल क्रिएट करने वाले युवा का। कोमागाटा मारू घटना 1914 मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी समूह का काम है? तो बताइए कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके द्वारा किया गया है? अच्छा, कोमागाटा मारू जो प्रकरण है ये 1914 में, ये जापानी जहाज का नाम है। ये जापानी जहाज का नाम है, जापानी शिप है जिसका नाम है कामागाटा मारू। इसके अंदर होता क्या है सर? गुरदत्त सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, गुरदत्त सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, एक जहाज को यह किराए पर लेते हैं और सिंगापुर से उस जहाज को कहां पहुंचाते हैं सर? सिंगापुर से, सिंगापुर सिंगापुर से उस जहाज को लेकर हैं और सिंगापुर से वो जहाज सीधा जाता है कहां? कनाडा। कनाडा में वो ब्रिटिश कोलंबिया जाता है और ब्रिटिश कोलंबिया में कनाडा के जो मालिक होते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया के जो ओनर हैं, जो वहां के जो मेयर हैं, वो उतरने से मना कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। वापस कनाडा से फिर ये पहुंचते हैं इंडिया। इंडिया में ये पहुंचते हैं बजबज पोर्ट पर। इंडिया में कहां पहुंचते हैं? बजबज पोर्ट पर पहुंचते हैं। बजबज पोर्ट जो कहां पर है? बंगाल में है। वहां इनको उतरने के लिए मना कर दिया जाता है। तो फिर इनसे यही बात कही जाती है कि भैया मना तो कर दिए हैं, अब गोलियां चलवा दो इन पे। तो इन पे गोलियां चला दी जाती हैं और गोलियों के अंतर्गत 18 लोग वहीं ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। 18 लोग वहीं ऑन द स्पॉट आपके मर जाते हैं। इस बारे में आप सीधे तौर पर याद रखना किस तरीके की चीजें आपको यहां देखने को मिली हैं। ठीक है, किस तरीके की चीजें आपको देखने को मिली हैं। कई बार पूछा जाता है टोटल मेंबर्स इसमें कितने सवार थे? सर 376 लोग इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। 376% इसमें सवार थे। 18 लोग मरते हैं इसमें। गदर पार्टी के लोगों का काम था। गुरदत्त सिंह वॉज रिलेटेड टू गदर पार्टी। उन्नाव से परिणाम को स्वीकार किया जाता है। मिस्टर हिमाचल शुक्ला। आगे हम बात करते हैं शिवम यादव जी। लीजिए, पूछा है बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे 1911 किसके द्वारा शुरू की जाती है? ठीक है, चलिए, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा स्टार्ट की जाती है। ये क्या थी सोशल सर्विस लीग? क्या थी? मतलब जो भी ऐसे लोग हैं, सरकारी सरकारी अफसर, सरकारी अफसर लेकिन भारतीय, तो भारतीय सरकारी अफसर, भारतीय सरकारी अफसर भी भारत की स्वतंत्रता में योगदान दें, भारतीय स्वतंत्रता में योगदान दें, स्वतंत्रता में योगदान दें, भारतीय स्वतंत्रता में योगदान दें। ये चीज यहां पर की जा रही है, भारतीय स्वतंत्रता में योगदान दें, उस चीज के लिए ये चीज क्रिएट हो रही है। तो भारतीय स्वतंत्रता में योगदान के लिए सरकारी अफसरों को यहां पर रोका गया है ताकि वो काम करें। ठीक है, तो करेक्ट अगर मैं बात करता हूं, करेक्ट आंसर है नारायण मल्हार जोशी। एनएम जोशी आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा नाम है नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। हाँ, एक बच्चा पूछा सर तथास्तु की जो वीडियो है, ठीक है, वो हट गई। अच्छा, जो बच्चे ऐसे हैं जो तथास्तु बैच लेना चाहते हैं, कल डिस्काउंट रहेगा, परसों डिस्काउंट रहेगा, सॉरी, परसों डिस्काउंट रहेगा। आगे हम बात करते हैं। पूछा है बी आर अम्बेडकर, अच्छा सवाल का जवाब दे दिया है, हाँ ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने दलितों की समस्याओं को उजागर करने के लिए कौन सी पत्रिका शुरू की थी? बताइए सर। कॉमनवेल्थ जो है ये एनी की है, एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट की। यंग इंडिया जो है अपने पाजी एम के गांधी जी की है, एम के गांधी जी की है, और ये भी अपने गांधी साहब की ही है, ये भी गांधी साहब की है। लेकिन बहिष्कृत हितकर्णी, बहिष्कृत भारत, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इन्होंने मूक नायक पत्रिका भी शुरू करी थी। ही ऑल्सो स्टार्टेड मूक नायक, इन्होंने मूक नायक को भी स्टार्ट किया था। इनके द्वारा मूक नायक पत्रिका भी शुरू की गई है। मूक नायक पत्रिका भी इन्हीं के द्वारा शुरू की गई है, इस बारे में भी याद रखना। मूक नायक पत्रिका भी इन्होंने ही शुरू करी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। लीजिए, आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ तब भारत का वॉइसरॉय कौन था? जो इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904, तो उस समय आपको कौन ऐसा व्यक्ति है जो देखने को मिलता है? कौन भला भारत का वॉइसरॉय कौन देखने को मिलता है? रिपन है, कर्जन है, मिंटो है या लैंसडाउन है? सबके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कौन व्यक्ति आपको कहां कहां देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, तगड़े तरीके से बात करते हैं, बताइए। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, बताइए तगड़े तरीके से। हटो बच्चों। सर कर्जन देखने को मिलता है, कर्जन।
करजन के ही समय में आपका बंगाल डिवीजन भी हुआ था, बंगाल डिवीजन भी हुआ था। अच्छा मुझे बताइए कि जो जाटों ने, किसने, जाटों ने अकबर की कब्र खोद के उसमें आग लगा दी थी, ठीक है, आग लगा दी थी, एकदम दमादम आग लगा दी। तो जो आग लगाई गई है बच्चा, ये जो आग लगाई गई है, ये लगाई है जाटों के द्वारा, ठीक है, राजा राम जाट, ठीक है, और रामचेरा जाट ने आग लगाई थी। तो उस आग के बाद अकबर की कब्र को ठीक किसने कराया था? सर वो करजन नहीं कराया था। सो रिपॉन आपको देखने को मिलता है, भारत का उद्धारक की उपाधि इसको दी जाती है। भारत में आपका स्थानीय स्वशासन इसने शुरू किया, और जो आपको देखने को मिलता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके ऊपर जो लगा प्रतिबंध था उसको इसने हटाया। तो कई सारे काम इसके द्वारा और भी किए गए हैं। आगे बढ़िए, लेंसडाउन के समय आप देखेंगे ड्यूरंड रेखा को खींचा गया था। ड्यूरंड रेखा जो कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है, ड्यूरंड रेखा लेंसडाउन के समय ही खींची गई थी। मिंटो के समय आप देखेंगे कि हमारा जो युद्ध है, एंग्लो एंग्लो पंजाब युद्ध, वो स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़िए, जो कनिंघम सर्कुलर है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत में जारी किया गया था, इस बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे। जो आपका कनिंघम सर्कुलर है, ऐसे ही पूछा जाता है एक टाइम पर कि 1919 में स्टार्ट हुआ। जो आपका वो होता है क्रॉलिंग सर्कुलर, क्रॉलिंग सर्कुलर किसने स्टार्ट किया था? क्रॉलिंग सर्कुलर कहां पर स्टार्ट हुआ है, कहां स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था, बताइए किसने स्टार्ट किया था? ये तो पीसीएस लेवल का सवाल है, क्रॉलिंग सर्कुलर वाला। लेकिन यहां पर जो सवाल पूछा गया है, जो कनिंघम है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के कहने पर ही कनिंघम आपका स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में तगड़े तरीके से मुझे बताएंगे। लेवल रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? लेवल रहना चाहिए, फटाफट बताइए, बिना परेशानी के मुझे बताएं, ठीक है, चलो बिना परेशानी के फटाफट से। फटाफट। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप कनकलता कनकलता बरुआ को जानते हैं? कनकलता बरुआ को जानते हैं? कनकलता बरुआ, कनकलता बरुआ को जानते हैं आप? कनकलता बरुआ एक महिला है, क्या आप इनको जानते हैं? फीमेल प्रोटेस्टर हैं, इनकी हत्या कर दी थी लोगों ने। फीमेल प्रोटेस्टर है, इनकी हत्या कर दी गई थी कनकलता बरुआ की। स्टूडेंट है, ये भी याद रखना, स्टूडेंट है। अब ये अलेक्जेंडर जो कनिंघम सर्कुलर का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, इनका कहना था कि मतलब सर्कुलर का कहना था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, कोई भी छात्र इससे जुड़े ना। करेक्ट आंसर है बेटा असम। असम की है कनकलता बरुआ, महिला है, स्टूडेंट है, इनको ब्रिटिशर्स ने मार दिया। तो कनिंघम सर्कुलर जारी करके कहा गया था कि कोई भी छात्र सविनय अवज्ञा आंदोलन से ना जुड़े, क्योंकि हम उन पे सख्ती ही बरतेंगे, ठीक है, याद रखना। क्रॉलिंग एक्ट जो आपका जारी होता है, ये जारी होता है पंजाब में। इसको जो स्टार्ट किया था वो किया था जनरल डायर ने। ये जनरल डायर के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जनरल डायर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो इस बारे में भी आप तगड़े तरीके से याद रखें, ठीक है। तो कोई समस्या आपको यहां भी नहीं आनी चाहिए। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना करी थी? लंदन में इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना करते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। जय महिष्मती अनुपम, कहां रह गए थे भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगर मैं इन्हीं के बारे में बात करता हूं। अच्छा, एक सवाल आया था, ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने भारत में रहकर और विदेश में रहकर दोनों ही स्थानों से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत इनके द्वारा कार्य किया गया है? ठीक है, फटाफट बताओ। तो दैट इज भीकाजी कामा। इन्होंने 1907 में जर्मनी फ्रैंकफर्ट नाम की जगह में, फ्रैंकफर्ट नाम की जगह में इन्होंने क्या किया था? फ्रैंकफर्ट में इन्होंने झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, जिस पर लिखा था वंदे मातरम। याद रखेंगे इनके बारे में। दूसरा, वीडी सावरकर भीकाजी कामा के जानकार थे, अच्छे जानकार थे। मदन लाल ढींगरा, इन्होंने हत्या करी है, ढींगरा साहब ने हत्या करी है मदन लाल ढींगरा ने। पढ़ने के लिए लंदन भेजे थे, वहां जाके एक ब्रिटिशर्स को ठोक दिए। कैसन बा? यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय कौन थे? मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको देखने को मिली है, किसकी? वायसरॉय की। तो वायसरॉय की कार्यकारी परिषद से वो कौन थे जिनके द्वारा यहां पर रिजाइन दिया गया था? फटाफट बताएंगे, तगड़ा लेवल आपका होना चाहिए, ठीक है, चलिए बिना किसी परेशानी के।
देखो आपने बहुत बातें सुनी होंगी, बहुत बातें जानी होंगी, लेकिन अपना लेवल अलग है। क्यों भाई शिवम यादव जी? तो बात को समझिए। पूछा वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको देखने को मिलती है, इससे इस्तीफा देने वाले जो व्यक्ति हैं, वो शंकरन नायर आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट इज शंकरन नायर, जो वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। नाम है इनका शंकरन नायर। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के, तो दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी। इन्होंने नाइटहुड उपाधि त्यागी थी। उपाधि इन्होंने त्यागी थी। गांधी जी ने एक और उपाधि त्यागी थी। गांधी जी ने भी एक उपाधि त्यागी थी, और वो कौन सी उपाधि थी? गांधी जी की एक उपाधि देखने को मिलती थी केसर हिंद, वो भी इन्होंने त्याग दी थी। एक और काम आपको देखने को मिलता है कि सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यहां पर जनरल डायर के द्वारा किया गया यह कार्य, जनरल डायर के द्वारा किया गया यह कार्य मोन्स्ट्रस है। मोन्स्ट्रस यानी दैत्य वाला काम है। आगे हम बात करते हैं। ये लेवल सवाल का हमने खुद बनाया सवाल है। ठीक है, ये किसी पेपर में नहीं आया है। लीजिए, ये कांस्टेबल में आया मेंस 2014। अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन इशू होती है, रूट होती है ब्रिटिशर्स की किस संधि के वजह से? ब्रिटिशर्स के द्वारा एक संधि की गई थी नेपाल के साथ, रीजन क्षेत्र में एक इशू हुआ था। तो किस वजह से आपको देखने को मिलता है, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या आंसर आपको देखने को मिलेगा? क्या आंसर आपको देखने को मिलेगा? फटाफट बताओ। ठीक है, फटाफट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1816, यंडूब 1826। ठीक है, याद रखना। संगोली की संधि है किसके साथ साझा होती है? संगोली की संधि नेपाल के साथ, यंडूब की म्यांमार के साथ हुई है। तो करेक्ट आंसर इसके शिमला कन्वेंशन, क्योंकि शिमला कन्वेंशन आपका साझा हुआ था। शिमला कन्वेंशन आपका इन्हीं के साथ साझा हुआ था। इस बारे में सीधे तौर पर आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। सुनो एक मिनट। पीएनबी एंड दैट इज 20। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड बाय द रास बिहारी बोस इन जापान? जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा क्या ऐसी चीज है जो स्टार्ट की गई है? अप्रैल 1914 में स्टार्ट किया गया था बच्चे। जो शिमला समझौता था, उसी की वजह से आगे चलकर आपको मैकमोहन लाइन वगैरह ये सब चीज क्रिएट की गई है। इस बारे में तगड़े तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलो जी हम बात कर रहे हैं यहीं पर, क्या इंडिया इंडिपेंडेंस लीग है? सर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनती है 1875 में। इसको शिशिर चंद्र घोष बनाते हैं। इसको शिशिर घोष के द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई थी। शिशिर घोष जो अमृत बाजार पत्रिका भी चलाते हैं। आजाद हिंद फौज 1943 में है। धर्म सभा हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनी है। इसको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इन सब के द्वारा बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है सर रास बिहारी बोस हैं, जो आजाद हिंद फौज की स्टार्टिंग करते हैं 1942 में स्टार्ट करते हैं। आगे चलकर यही 1943 में किसको सौंप दी गई है? तो आगे 1943 में सौंप दी जाती है सुभाष चंद्र बोस को। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी, राइट? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया अनुपम। बताइए 1932 में सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा करने वाले ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, और यह अवार्ड मिला किसको था? कम्युनल अवार्ड किसको मिला? किसको मिला था कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड मिला किसको था? देखो, कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। कौन पर्सन है जो यहां पर इस अवार्ड को आगे रखेंगे? ठीक है, फटाफट बात करते हैं बगैर किसी परेशानी के। एक बार दोबारा कर लीजिए, वो टाइम आउट हो गया है। ठीक है, फटाफट बताइए। रिट्राई कर लीजिए भैया। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, दैट इज रैमसे मैकडी। रैमसे मैकडोनल्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद विंस्टन बाद में आए हैं। और अगर हम बात करते हैं किसको मिला था, दैट इज डॉक्टर भीमराव। दैट इज डॉक्टर भीमराव। डिक्लेयर किया गया था भीमराव के लिए है ये, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए रहेगा। ठीक है, अमित कुमार लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? एकमात्र सेशन है लखनऊ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटका बेलगांव करेक्ट है। हरिपुरा सेशन
त्रिपुरी सेशन बोथ आर हैंडल्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। बोस याद रखेंगे इनके बारे में, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सैफुद्दीन, अबे किचलू साहब कहां से आए हैं? सैफुद्दीन किचलू को वहां अरेस्ट कर लिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। हाँ, आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? डंका शाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डंका शाह, इन्होंने डंका बजा दिया था। हेनरी लॉरेंस की हत्या इन्होंने ही करी है। हेनरी लॉरेंस की हत्या इन्होंने ही की है। बेलगाम अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन, वाह जी वाह। ठीक है, याद रखना। चलिए बताइए भैया। सर तथास्तु में स्टैटिक जीके का वीडियो नहीं मिली, आपने बोला था। अरे वो मिलेगी रे, एकदम से थोड़ी मिल जाएगी, लगेगा समय। चलो बात करते हैं। सर क्या कुंवर सिंह को कहा जाता है डंका शाह? नहीं सर, कुंवर सिंह को तो डंका शाह नहीं कहा जाता। सर मौलवी जो आपको देखने को मिलती है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी थी। ही किल्ड हेनरी लॉरेंस, ही किल्ड हेनरी लॉरेंस इन बैटल ऑफ लखनऊ। ही किल्ड हेनरी लॉरेंस इन लखनऊ। हेनरी लॉरेंस को लखनऊ में मार दिया गया था। हेनरी लॉरेंस को कहां मार दिया गया था? लखनऊ में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो करेक्ट आंसर वुड बी मौलवी शाह। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर अवध में एका आंदोलन 1921 मुख्य रूप से किसका आंदोलन था? एका आंदोलन किसका आंदोलन था? मेजरली प्राइमरली किसके लिए यह आंदोलन चलाया गया था? बताइए मेरे लाल, क्या होगा इसका कमाल? ठीक है, फटाफट बताओ। ठीक है, चलो फटाफट से। अरे स्टैटिक जीके की वीडियो आने में टाइम लगेगा ना, क्या रे? सारी चीजें एक ही बात में चाहिए का? फटाफट बताओ, तगड़े तरीके से बताइए। आपको यहां देखने को मिल रहे हैं सर, पूछा जा रहा है क्या इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, क्या लैंडलॉर्ड अगेंस्ट ब्रिटिश हैं, पीजेंट अगेंस्ट हाई रेंट है, ट्राइबल अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉस है। सर एक का आंदोलन है, ठीक है। एक का आंदोलन आपको किस चीज से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा? सर कैसे हो, ऐसा नवरत्न सिंह का कहना है। नवरत्न यादव जी, आप बहुत बढ़िया। कभी बिस्लरी के पानी से सर धोया है? अब देखिएगा। चलिए तगड़े तरीके से आप मुझे बता दीजिए जरा, यहाँ पे सवाल क्या होगा बताइए फटाफट से। एका मूवमेंट 1921, अगर हम बात करते हैं औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1918 में आपको देखने को मिलेगा। 1918 में आपको एक आंदोलन देखने को मिलता है, जो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन आपको देखने को मिला है। अहमदाबाद, अहमदाबाद जो मिल आंदोलन आपको देखने को मिला है, जिसको हेड कौन कर रहे हैं? जिसको हेड कर रहे हैं अपने वन एंड ओनली मोहनदास करमचंद गांधी जी। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड अगेंस्ट ब्रिटिश, ऐसा कोई डायरेक्टली कोई आंदोलन शुरुआती तौर पर नहीं है, बताना फिर भी आप। अच्छा, पीजेंट इन हाई रेंट, ऊंचे लागतों के खिलाफ किसान। हाँ, ये आपको अलग अलग टाइम पे देखने को मिले, बहुत सारे देखने को मिले हैं। वन कानूनों के खिलाफ आदिवासी, आदिवासियों के लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखी है, सेपरेट वीडियो बना रखी है, ये आप देख लेना। ट्राइबल मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स की एक वीडियो है, उसको जरूर देखना, उसके अंतर्गत मैंने उस चीज को क्लियर किया हुआ है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर इसका, जैसा कि मैंने बताया था, पीजेंट अगेंस्ट हाई रेंट्स, क्योंकि इसी ऑप्शन को मैंने छोड़ा था ताकि आप लोग इसके अंदर सही जवाब दे पाए। आगे हम बात करते हैं। लीजिए, हु फाउंडेड द धर्म सभा इन 1830 टू अपोज द एबोल्यूशन ऑफ सती। अब तुम ये देखना, मतलब जहां तुम लोग ये कहते हो कि सती प्रथा का हट जाना बढ़िया था,
ऐसा कौन इंडियन आपको देखने को मिल जाएगा जिसका कहना है कि सती प्रथा का उन्मूलन नहीं होना चाहिए? इसके विरोध में कौन ऐसे पर्सन हैं जो धर्म सभा की स्थापना करते हैं, जो कहते हैं कि हमारे धर्म में यह बात लिखी हुई है कि सती होना ही होगा, पति के मरने के बाद पत्नी जी के क्या करेगी? ऐसा लोगों का कहना है। कितनी गलत बात है सर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉयकॉट हुए हैं, उनको बॉयकॉट ही रहने दिया जाए, खेलना मिलना उनको इतना खास आता नहीं है, ठीक है। तो यही आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर है कि धर्म सभा इन 1830 स्टैब्लिश किसके द्वारा की जाएगी? करेक्ट आंसर है राधाकांत देव है। राधाकांत देव है, इनके नाम में आपको राधा देखने को मिल रहा है, फिर भी इनके द्वारा ऐसी हरकत। अब मैं तो बिल्कुल जी, मैं कहूंगा गलत बात है। राजा राममोहन राय साहब वो थे जो इस चीज का समर्थन कर रहे थे। राजा राममोहन साहब वो थे जो इस चीज का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली की जो घोषणा की गई है, दीपावली की जो घोषणा की गई है किस वजह से की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फटाफट बताओ। चलो ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। बहुत जल्द ही आपका टेलीग्राम का जो चैनल है वो क्रिएट किया जा रहा है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए दीपावली घोषणा नहीं सर, डोमिनेट स्टेटस फॉर इंडिया, जी सर करेक्ट आंसर है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए सर डिमांड की गई थी 1931 में, इसकी डिमांड 1931 में की गई है। इसकी डिमांड कब की गई? 1931 में कराची सेशन के अंदर यह की गई है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा डिमांड की गई थी, ठीक है। आगे बढ़िए। हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1947। 1947 में आपको अध्यक्ष कौन देखने को मिलता है? 1947 में आपको अध्यक्ष कौन देखने को मिलता है, उनके बारे में चर्चा करिए और बताइए। सर ये सवाल सीजीएल के लिए भी जरूरी हो सकता है, और हो सकता है जीडी और एनटीपीसी जैसी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी हो। तो जो छात्र इसको देख रहे हैं बड़े ध्यान से देखेंगे कि यह जो सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्ष है 1947 में, वो कौन देखने को मिलता है? सर वो कोई और नहीं बल्कि जेबी कृपलानी है, ठीक है, याद रखना, वो कोई और नहीं बल्कि जेबी कृपलानी है। महालल्लू सवाल ये आपका हो जाएगा, इनके बारे में याद रखेंगे। सर मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 के बीच में रहे हैं, 1940 से 45 के बीच में रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट है जो पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं, सर ये 1948 में रहे हैं। जो हमारा जयपुर सेशन हुआ है उसके अंतर्गत ये उसको हेड करते हैं, जयपुर सेशन को इनके द्वारा हेड किया गया है, ठीक है। तगड़े तरीके से इनको याद रखना, ठीक है। चलिए सर, अरे राणा साहब बीएनएसएस करवा दीजिए जल्दी, करा देंगे करा देंगे, ठीक है। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे? अबे गम नहीं है बे, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जीवन है, ये जीवन नहीं भाई, मेरा जीवन, ठीक है। आगे हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल है, मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने करी है? सर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई है। क्या हॉट मैकेंजी है? जॉन शोर है। यार जॉन शोर इतना क्लासिकल आदमी था, इतना बुद्धिमान आदमी था, जिसके बारे में क्या ही बताऊं मैं। जॉन शोर वॉज द पर्सन जो 1792 में जो परमानेंट सेटलमेंट जैसे सिस्टम के बारे में बात करता है। परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहा जाए, या इसी को कहा जाए कि जमींदारी सिस्टम, तो जॉन शोर था जो जमींदारी सिस्टम को लेकर आता है। लेकिन सारी हाईलाइट किसने लूट ली? कॉर्नवालिस ने लूट ली। तो करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं, दो पर्सन है, हॉट मैकेंजी है एंड टॉमस मुनरो है। टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी प्रणाली को स्टार्ट करते हैं, तो करेक्ट आंसर वुड बी टॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके द्वारा इस चीज को स्टार्ट किया गया था विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। इनके बारे में भी आपको याद रखना ही होगा, इनके बारे में भी आपको याद रखना ही होगा। फटाफट बताइए, फटाफट बताओ, बिना किसी परेशानी के आगे हम चर्चा करते हैं। 31वें क्वेश्चन को आपने तगड़े तरीके से एकदम जो कहते हैं ना दबोच लिया। फटाफट बताओ आगे। ठीक है चलें। एक बच्चा कह रहा है सर दूसरा और था। अरे यार भैया, मुन्ना मुनरो था, और साथ में जो था वो आपको देखने को मिलता था कर्नल रीड। कर्नल रीड आपको देखने को मिला है, कर्नल रीड। इन्होंने 1820 में इस चीज को स्टार्ट किया था। 1833 में हॉट मैकेंजी शुरू करेगा, ये महलवाड़ी सिस्टम को शुरू करता है। इसने महलवाड़ी को स्टार्ट किया है, महलवाड़ी सिस्टम को इसने स्टार्ट किया है। आगे बढ़ो। क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में चटगांव शस्त्रागार छापों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत तगड़ा काम है। चटगांव शस्त्रागार ये सूर्य सेन के द्वारा किए गए थे, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता था। ये किसके द्वारा किए गए थे? मास्टर दा के द्वारा किए गए थे,
जिनको सूर्य सेन भी कहा जाता था। इन्होंने सूर्य सेन भी इन्हीं को कहा जाता है, सूर्य सेन। सूर्य सेन भी इन्हीं को कहा जाता है, मास्टर था। 1933 में इनको फांसी दी गई है। 1933 में इनको फांसी दी गई है, फांसी 1933। टू असैसिनेट द वायसरॉय, टू सीज आर्म्स एंड डिसरप्ट कम्युनिकेशन, हथियारों को जब्त कर दो, संचार व्यवस्था ठप करना, ताकि जो चटगांव है उसके ऊपर से ब्रिटिशर्स का कब्जा पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आगे, निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी है? सवाल नंबर 33 है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हट के बताओ भैया, ऐसे कैसे काम चल जाएगा भैया? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्टार्ट की जाती है। जी के जी गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। इस बारे में पूरा तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको स्टार्ट किया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो भैया ड्रीम जॉब भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? एनी पेशेंट स्टार्ट नहीं करती है, लेकिन 1916 के अंदर यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल ये रहा, जो हेल्डन मिशन 1912 है, भारत में ब्रिटिश प्रशासन के किस पहलू से संबंधित है? जो हेल्डन मिशन है, तो 1912 में आपको देखने को मिलता है। ये हेल्डन मिशन किस चीज से रिलेटेड आपको देखने को मिला है? फटाफट बताइए, हेल्डन मिशन क्यों था? बिना किसी परेशानी के हेल्डन मिशन की बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो, होता क्या है कि ब्रिटिशर्स के जो वायसरॉय वगैरह थे, ये कम क्या रहे थे। ब्रिटिशर्स ये वायसरॉय वगैरह जो थे, ये चीजों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। कह रहे थे कि हम चीजों को तो अच्छा करेंगे, लेकिन हम एक अलग लेवल पे करेंगे। हथियार वगैरह के लिए फालतू पैसे मांग रहे थे। तो वो सैन्य सुधार और व्यय के लिए, मतलब मिलिट्री रिफॉर्म और एक्सपेंडिचर के लिए काम चल रहा था। इसी के लिए हेल्डन मिशन आपको देखने को मिला है। इसी के लिए हेल्डन मिशन आपको देखने को मिला है, सैन्य सुधार और व्यय के लिए किया गया था। पाथेर पांचाली एक मास्टरपीस है। पाथेर पांचाली एक मास्टरपीस है जो सिनेमा में आया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था? तो पाथेर पांचाली जो आपको देखने को मिला है, इसके बारे में आप मुझे बताइए फटाफट से। बहुत तगड़ी सवाल है ये। मुझे याद आता है कि ये लिखा तो गया था पाथेर पंचाली 1929 में। 1929 में लिखा गया था। 1955 में मूवी बनी है। इसको लगाया था विभूति भूषण बांडोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था 1929 में। बांडोपाध्याय, बैनर्जी जो होते हैं ना, बैनर्जी नाम सुना? बैनर्जी, बैनर्जी बांडोपाध्याय कोई बैनर्जी कहते हैं। बांडोपाध्याय ब्रिटिश से बोला नहीं जाता था, तो वो बैनर्जी कहने लगे। 1929 में लिखा था और 1955 में इसकी मूवी भी आई है। तो सत्यजीत रे ने बनाई थी मूवी, सत्यजीत रे के द्वारा। सत्यजीत रे के द्वारा वो मूवी बनाई गई है। सत्यजीत रे के द्वारा वो मूवी बनाई गई है। अगला, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट हु फाउंडेड द स्वदेश बांधन समिति? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने करी है? कांस्टेबल का सवाल है, ठीक है। स्वदेश बंधी की स्थापना के बारे में पूछ रहे हैं, ये किसके द्वारा की गई है? फटाफट इसके बारे में बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त आपको देखने को मिल जाएंगे, अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की है? सर ये स्थापना की गई अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा की गई है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। लीजिए अगला सवाल है, किस अधिनियम ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? 1833 में। इनको एक अधिकार 1813 में मिला था, लेकिन 1833 में इसको खत्म कर दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है शारदा एक्ट 1929, किससे रिलेट करता है? सर चाइल्ड मैरिज से रिलेट करता है शारदा एक्ट। किस रिलेट करता है? चाइल्ड मैरिज से रिलेट करता है शारदा एक्ट। नेक्स्ट है सर, अंग्रेज चट्टोपाध्याय से चटर्जी कहने लगे धूर्त। अच्छा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन कांग्रेस के परिवर्तन विरोधी नो चेंज समूह का हिस्सा नहीं था? अच्छा, इसमें आप समझना, One of the following leader was the not a part of no change group। नो चेंज ग्रुप का हिस्सा कौन आपको देखने को नहीं मिला था? फटाफट बताओ, नो चेंज ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है। सर आपको एक ग्रुप देखने को मिलता है, जो एक है चेंज ग्रुप और एक नो चेंज ग्रुप है। अगर हम बात करते हैं, जो नो चेंज ग्रुप के हिस्से हैं, सरदार पटेल हैं, सी राजगोपालाचारी हैं और एम ए अंसारी हैं। ये नो चेंज ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन मोतीलाल नेहरू जो हैं, ये नो चेंज ग्रुप के हिस्सा मतलब नहीं है। ये मेंबर्स हैं, लेकिन ये जो है मोतीलाल नेहरू उसका पार्ट नहीं है। मोतीलाल नेहरू नहीं, सरदार पटेल थे, मोतीलाल नेहरू नहीं है। मोतीलाल नेहरू नहीं है। मतलब क्या है इस चीज का? बेटा इस चीज का मतलब यह है कि जो ये लोग हैं गांधी जी के विचारों को लेकर हैं, जो गांधी जी के विचारों को मानेंगे,
वो आपके कहलाएंगे विचारों को मानेंगे, वो कहलाएंगे नो चेंज ग्रुप मेंबर्स। जो गांधी जी के विचारों को नहीं मानेंगे वो कहलाएंगे जो इसके मेंबर नहीं है। मतलब यार चेंजर्स को समझ लीजिए, जो नो चेंजर होंगे वो गांधी जी का सपोर्टर है, गांधी जी सपोर्टर है, गांधी जी के सपोर्टर है, ये गांधी जी के सपोर्टर है, बात खत्म। नो चेंज ग्रुप वाले जो इसको नहीं मान रहे वो इनके सपोर्टर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 40वां वेवल प्लान प्रेजेंट होता है किस कॉन्फ्रेंस के अंदर। सर वेवल को शिमला कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था 25 तारीख को, 25 जून 1945 को, ताकि इस पर एक बार पुनर्विचार किया जा सके, पर यह फिर से फ्लॉप हो गया था। इसके हेड कौन है? इसके हेड आपको देखने को मिलते हैं ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद देखने को मिलते हैं, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो आज की क्लास है ये, भाग मत जाना, पहले पूरी बात को समझना। ठीक है, ये सवाल आपको घर के लिए है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक आपके कौन है, जरूर बताना। अच्छे सवाल है, इसके आगे के सवाल भी होंगे। अब मैं 2-3 बातें यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ी सी मेरी बात समझ लेना। ठीक है, चलिए 2 बातें। पहली बात ये बच्चे कि जो ऐसे छात्र हैं जो अभी पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए, आपको अच्छे लेवल की पॉलिटी अगर चाहिए तो देखो, मेरे 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 पास भी जीव है, आपके पास भी जीव है। मुझे जीभ हलानी है तो मैंने जीभ हलानी है। तो मैं पहले पॉइंट क्लियर कर दूं कि आप हमारे तथास्तु बैच को ले सकते हैं, जिसकी फीस ठीक ठाक 800 के आसपास है, मतलब बहुत कम है, 800 से कम है, 750 के आसपास उसकी फीस है। अगर आप नहीं लेना चाहते बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, तथास्तु बैच को आप यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। ठीक है तो वो पेड बैच, बट वो यूट्यूब पर भी चलेगा, बट ओनली लाइव। उससे जुड़ने का तरीका बहुत सरल है। अगर आप आएंगे आपके अपने YouTube चैनल पर, तो यहाँ प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा कि ये बैच आपको देखने को मिल गया है। इसकी शुरुआत की 3 क्लास देख लेना, यूपीएससी के लिए बहुत तगड़ी पॉलिटी, इस लेवल की पॉलिटी पीसीएस के लिए पढ़ाई जाती है, जो आप लोगों को यहाँ मिल सकती है। 3 क्लास इसमें हो चुकी हैं। जो इसके बाद की जितनी भी क्लास होंगी वो केवल लाइव चलेंगी, उसके बाद वो क्या हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी। तो जैसे आज दोपहर में जो क्लास चली थी वो प्राइवेट हो चुकी है। ठीक है, तो इन तीनों को देख के आप समझ लेना, अगली क्लास आपकी चलेगी वो यहीं पर मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई जिससे कि आपको इसकी जानकारी मिल पाए, तो आपको मिल जाएगी। और यूपीएसआई के लिए जो ग्रुप है वो क्रिएट हो रहा है, 2 मिनट में कमेंट में लग जाएगा, उसको आप देख लेना, उसमें ज्वाइन जरूर हो जाना बिना किसी परेशानी के। अगली बात यह है कि जितने भी ऐसे छात्र हैं जो रेलवे को रिलेट करते हैं, रेलवे के लिए पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए जो लाइव सेशन है रेलवे का वो आने वाला है 10 बजे, यानी मान के चलिए 13 मिनट में वो भी आपका लाइव होने वाला है, तो रेलवे के लिए काम करेगा। ठीक है, तो आपसे कल मिलेंगे। सबके सब बच्चे रेलवे के लिए पहुंचो फटाफट से, फिर रेल में बिठा के तुम्हें आज पूरा भारत दर्शन कराता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ग्रुप ऐड हो रहा है भैया, अभी भागो मत कमेंटों में से, कमेंटों में ही कमेंट पिन करूंगा, सीधा वहीं पर पहुंचना।